घर से निकलने के बाद फिर हम जब अमली ज़िंदगी में आए तो सफ़र शुरू हुआ। यानी ये कोई मुख्तलिफ इलाकों में, अच्छा। लाहौर, कराची, किन इस्लामाबाद। चीज़ों पे सफ़र करते थे ये? आपको तलाश तो बहुत किया, मिले नहीं। उस वक्त ये था कि ना इतनी तालीम थी, ना कुछ सिफारिश थी कि कोई मुलाजमत होती, कोई नौकरी मिलती। तो जो काम हो सकता था वो किया। कौन सा काम? मसलन ट्रक ड्राइवर भी रहा, यहाँ ट्रक चलाता रहा। अच्छा। उन दिनों ये इस्लामाबाद नया नया बन रहा था, तो लोकल जी थानू होने लग्या वैसे। हाँ, तो मैं जी ते ਇੱਥੇ भी काम करते रहा। फिर इस तो बाद लाहौर दे विच। ये जो इस्लामाबाद में कोठियाँ हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि वो जो आपने कहा कि ईंटें और सरिया और सीमेंट वगैरह ढोते रहे आप ट्रक पे, तो वो कोठियों की ईंटें तो सुरीली हो गई हैं, लेकिन उनके मकीन जो हैं वो क्यों सुरीले नहीं हुए? नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत माशाल्लाह सुरीले भी हैं। ये और बात है, वो दाद देने में कंजूसी करते हैं, लेकिन कर रहे हैं ना, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। सुरीले बहुत हैं। उनका ख्याल है कि ये ग्रेड वाला कोई मसला है इसमें। जी नहीं, ये आपने ट्रक चलाया, तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो ट्रक वाले हैं और बसों वाले हैं, ये अताउल्लाह ईसा खिलवी की कैसेट इसलिए चलाते हैं कि वो खुद ट्रक ड्राइवर रहा है और मतलब वगैरह वगैरह। नहीं, ये बात नहीं। दरअसल ट्रांसपोर्ट में हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सराइकी स्पीकिंग लोग। अच्छा। द्रेसिल से परला जो बेल्ट है जी, उसके जितने भी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्ट में। कराची, अब अगर आप देखें तो कराची में जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ट्रांसपोर्ट की, उसमें मियाँ वाली ज़्यादा, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, उधर के लोग इन्वॉल्व हैं, कोहर्ट वगैरह के। तो चूँकि मैं उनकी मादरी ज़ुबान गाता हूँ जी, और वो ज़्यादातर उस तबके में अनपढ़ लोग होते हैं, ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे, वो दिन रात ट्रक चलाते हैं, अताउल्लाह ईसा खिलवी को सुनते हैं। नहीं उस लिहाज से बच्चों तो से दूर, उस लिहाज से तो हम भी अनपढ़ हैं, क्योंकि हम भी दिन रात आपको सुनते हैं। थैंक यू जी। अच्छा अता, आपने ये भी तो बताया था हमें कि जनाब ट्रक ड्राइवर होने से पहले ये कंडक्टर थे, ये जो होते हैं ना छोटे जो होते हैं ट्रक के साथ, जब भी कोई वो ट्रक ख़राब हो जाता है तो वो एक पुराना जग जो है प्लास्टिक का ड्राइवर छोटे को देता है कि जाओ साथ वाले गांव से लस्सी ले, और ख़ुद वो ट्रक के नीचे सो जाता है। उस किस्म के छोटे थे और ट्रक ड्राइवर हुए, और उसके बाद कहाँ गए? क्योंकि ये कहानी पहले मुकम्मल हो जाए। ट्रक से चलाने के बाद मैं अर्ज़ किया लाहौर में मैं काम करता रहा जी, वहाँ मुख्तलिफ होटलों में भी काम किया। होटलों में क्या काम किया मसला? वहाँ मैं वेटर भी रहा होटल में। मैं वैसे शायद हमारे नाजरीन, मुझे आदत है कहने की, बहरहाल सामीन जो हैं और अता भी शायद ये समझें कि मैं ट्रक ड्राइवर को या एक वेटर को शायद किसी भी हवाले से कोई कमतर चीज़ समझ के ये बात कर रहा हूँ। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता हूँ कि मैंने भट्टा मज़दूर का काम किया है 6 महीने के लिए, और मैं इसके ऊपर बहुत फ़ख्र करता हूँ कि मैंने वो मज़दूरी की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितने दुख उठाने पड़ते हैं, और फिर कहीं जाकर इस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ अताउल्लाह ईसा खिलवी बैठे हों। किसी भी मकाम पे पहुंचने से पहले अगर आप सफ़र नहीं करते तो उस मकाम पे आप ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। दुरुस्त। तो मैंने जो सफ़र किया, जो मेहनत की, जो जिस लगन और खुलूस के साथ जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसमें मैं खुद हार महसूस नहीं करता कि मैंने कोई मजदूरी की। हालांकि मैं खाते पीते घराने से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं ऐसा ना भी करता तो मुझे रोटी कम अज़ कम रोटी और कपड़ा तो मिल ही जाता। लेकिन उसके बावजूद मैंने सेल्फ मेड आदमी हूँ, अपने आप पे डिपेंड किया है, अपने तरफ से कोशिश की है। कोई इसमें मैं यार नहीं समझता ये बताते हुए, या मैं कुछ झिझक नहीं रहा। वैसे अजरा है मजाक आपसे मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, वरना मुझे ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि मैंने मजदूरी की है, मैंने। कि आप बुनियादी तौर पर अवामी एक फ़नकार जी, और आवाम के सामने बैठ कर गाते हैं और उनकी अप्रिसिएशन और उनकी दाद और उनकी कुर्सियाँ तोड़ने के साथ गाते हैं। जब आपको उनसे अलग करके एक छोटे से सेट पर कैद कर दिया जाता है, क्योंकि आपके सामने तो सिवाय कैमरों के और कुछ नहीं होता है, तो क्या आपकी गायकी में कुछ फ़र्क आता?
उस वक्त गाते वक्त मुस्तनसर भाई मैं ये अपने तौर पे ये महसूस करता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे सुनने वाले जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते या वो मुझे मेरे प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हो सकते, तो मैं कोशिश करूँ कि टीवी के ज़रिए से उनके दरमियान अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूँ ताकि वो घर बैठ के अपने इस शौक़ को पूरा कर सकें जो मेरे शोज़ में आके वो नहीं पूरा कर सकते। तो इस सिलसिले से मैं उसमें थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। उसमें वो मज़ा नहीं आता जो लाइव परफॉर्मेंस। बस यही मैं कहलवाना चाहता था कि क्योंकि मैं बेसिकली स्टेज का आर्टिस्ट हूँ। जी फरमाएं। वहाँ टीवी पे वो मज़ा नहीं आता, वो खुल के परफॉर्मेंस, वहाँ पाबंदियाँ भी कुछ होती हैं, कुछ आदाब हैं वहाँ के जिन्हें सामने रखना पड़ता है। तो वैसे भी देखें ना, अब जब आप स्टेज पर बैठे होते हैं तो सामने जो आंखें होती हैं, खूबसूरत आंखें, वो सचमुच की होती हैं, और कैमरे की ये जो आंख है ये तो डेड है। अब इसकी आंख में आंख मिला के आपने क्या बात करनी? मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी आंख में आंख ना मिलाऊं। ना मिलाएं? मतलब ये सर्द आंख है ना, आप तो मतलब बाहर मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आंखों को महफूज रखूँ। अच्छा ये फरमाएं कि हमारे एक बहुत मशहूर लोक फनकार हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दफ़ा वो कनाडा गए और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। जब वो बाहर निकले को 10-12 साल पहले की बात है, तो एक साहब आए और उनको गले लगा लिया और उनको अपनी कार, जो उसकी ब्रांड न्यू कार थी, उसकी चाबी दे दी और ये कहा कि मैं पिछले 25 बरस से यहाँ पे हूँ और तुम आज मुझे वापस अपने वतन ले गए और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से एक हकीर सा नजराना। इस किस्म के वाक़यात आपके साथ भी कभी हुए जब आप बाहर जाते? उसमें यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो तोहफा इतना बड़ा हो। नहीं, वो मैं इसी बात से कता नज़र दूसरी बात करना चाह रहा था। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। इस वक्त मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, तो जो एक वाक़या मुझे मुतासिर किया वो उस नॉर्वे के एक शहर ओस्लो में मेरा स्टेज शो था जी। तो वहाँ कोई 500-600 आदमी उस वक्त हाल में मौजूद थे। मैं अकेला आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म के लिए गया था। तो एक सफ़ेद बालों वाला, उसकी ये भुएं भी सफ़ेद, ये सब कुछ उसका ये सब सफ़ेद हो चुका था। वो आदमी बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहा है, सबसे अलग वो मुझे महसूस हो रहा है कि एक आदमी जो है मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो कुदरती तौर पे किसी आर्टिस्ट को कोई भी आदमी जब ज़्यादा तवज्जो से सुनता है तो आर्टिस्ट भी उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो साहिब आके मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अता साहिब, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वक्त मेरे घर पे गुजारें। ये बातें अब उर्दू में हो रही हैं। मैंने कहा जी आप जब चाहें मैं हाजिर हो जाऊँ। तो उसने कहा कि मैं आपको कल परसों किसी वक्त फ़ोन करूँगा, जब आपके पास वक्त होगा तो आप मेरे साथ तशरीफ़ ले जाइएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। सो दूसरे दिन उसने टेलीफोन किया मुझे, वो साथ ले गए। तो उस घर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे मुतासिर करने वाली थी वो ये कि मैं जो ही अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी, ज़ाहिर है अब वो भी माशाल्लाह 70-75 के लगभग होगी, तो उसने जिस वालहाना अंदाज में मुझे गले से लगाया और अपनी ज़ुबान, मेरे ईसा खेल की ज़ुबान उसने बोलना शुरू कर दी। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि उस शख्स ने मुझे नहीं बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग कर। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये औरत और इसका खामंद, जब हमारे मुल्क की तकसीम हुई तो उस वक्त ये वहाँ शिफ्ट हो गए थे नॉर्वे में। अच्छा। वो ईसा खेल से बिलोंग करती थी उसकी बीवी, और उसका खामंद जो था वो दाऊद खेल से बिलोंग करता। उसका नाम था, वो ख़ास से मशहूर अफसाना निगारों में इस वक्त शुमार किया जाता है, हिंदू था वो। जी जी। हरचरण चावला उसका नाम। हाँ, चावला सब तशरीफ़ भी लाए थे। हाँ, और मेरा ख्याल है कि ईसा खेल गए भी थे। हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ, बहुत मशहूर गए भी थे। तो उन्होंने जो मुझे वहाँ प्यार दिया जिस खुलूस और चाहतों के साथ, और उन्होंने ये कहा कि हमें तो पार्टीशन के बाद अपनी ज़ुबान सुनने को, एक तो ये कि पार्टीशन के बाद वो लोग शिफ्ट हो गए, और दूसरी बात ये कि वो बजाय इसके कि हिंदुस्तान जाते वो कहीं और चले, 7 समुंदर पार चले गए वहाँ नॉर्वे में।
तो वहाँ तो अब नॉर्वेजियन ही ज़ुबान ज़्यादा बोलें, या कुछ लोग हमारे वहाँ पंजाबी हैं या उर्दू लोग बोले। हमारे इलाके का वहाँ कोई भी आदमी नहीं था जिनसे वो अपनी ज़ुबान में बात। तो मेरा कैसेट जब 78 में उनके पास पहुँचा, तो वो 78 से मेरी आमद की मुंतज़र